ओके, कल हम लोगों ने सिडग्विक थ्योरी पढ़ ली थी ना? सिडग्विक थ्योरी ईएएन रूल हमने पढ़ लिया था। मैंने 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। 2-3 क्वेश्चन और करा के ना मैं डायरेक्ट तुम्हें कराऊंगा रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। रूल्स फॉर राइटिंग नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन आईयूपीएसी रेम करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। तो 1-2 और लिखेंगे तुम्हें, जिसमें ई ए एन निकालना है ना, क्लियर? ई ए एन की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट लिखेंगे। हाँ ऋषि, कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर हेप्टिसिटी में थोड़ा डाउट आ रहा था, वो समझा था वो क्योंकि। मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा ना, जब मैं कराऊंगा तब देख लेंगे। वैसे है ठीक उसके सर। अंदर कुछ नहीं। ईटा की वैल्यू होती है कितने एटम्स लिंक्ड है, सेंट्रल एटम, वही है। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। या आगे ठीक पढ़ेगा ना सर। शायद तेरे को, आगे पढ़ेगा तो शायद तेरे को खुद क्लियर हो जाएगा। डेंटिसिटी, हेप्टिसिटी सब क्लियर हो जाएगा। ओके सर। हाँ। अच्छा, अभी मैं कुछ एग्जांपल और ले रहा हूँ जिसमें तुम्हें ई ए एन की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है तुम लोगों ने किया भी हो, फिर भी एक बार ट्राई करना है। देखो, ये करना है K2HgI4। K2HgI4 नेस्लर्स रेजेंट। अगर KOH डाल दे इसमें, ये नेस्लर रेजेंट है ना, नेस्लर्स रेजेंट। तो इसमें और Hg का पता है ना सबको, एटॉमिक नंबर कितना होता है? Hg का कितना है? 80। याद होगा, बिल्कुल सही है। तो इसको ट्राई करना है, K2HgI4 का ट्राई करना है तुम्हें। इसके अलावा ट्राई करो तुम CODIEN EN, और एक लेते हैं NH3, चार्ज 3+। चार्ज आ गया 3+। इसका निकालना तुम्हें। इसके अलावा एग्जाम्पल Mn2 CO होल 10, इसका निकाल लो। इसके अलावा CrCO होल X है, इस X की वैल्यू क्या होगी? VCOX है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या होगी? FeCOX है, X की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है वैल्यूज तुम। FeC5H5 होल ट्वाइस क्या होगा? आयरन का EN इफेक्टिव डाइबेंजीन क्रोमियम, इसका क्या होगा? EN। चलो ये निकालो पहले, फिर देखते हैं आगे। ये निकालो जल्दी से।
चलो निकाल लिया आंसर वेदांत? यस यस सर। सर निकल गया। कनिष्क तूने भी निकाल लिया? कनिष्क चलो देखेंगे फिर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। कर वेदांत लिया आंसर सर। बोल जल्दी से एक बार। सर 86। 86 दिख रहा है। 80 का 78 हो जाएगा, प्लस एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हो, ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्लस 8 आ जाएगा 86। 86 आएगा। दूसरे का सेकंड का आंसर कौन बोलेगा? सर 36। किसने बोला? कनिष्क? कनिष्क हाँ नित्या का, नित्या एक्सप्लेन करो बात। सर कोबाल्ट 27 होता है, उस पे चार्ज आएगा +3 तो 24 हो गया। और हाँ। जो ईएन डाइईन जो है वो ट्राइडेंटेट होता है तो 6 हो गया 3 × 2। हाँ हाँ और ईएन जो होता है वो होता है बाइडेंटेट तो हो गया 4। और NH3 का हो गया 2। 36 हो गया। हाँ 36 बिल्कुल सही है। या तो तुम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर इधर से आया, ये बाइडेंटेड है CH2NH2 CH2NH2 तो 2 यहाँ से आया, ये मोनोडेंटेड है तो 1 यहाँ से आया, 3 2 1 तो यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 × 6 आ जाएगा। याद है ना ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो ये कितना आ जाएगा? 36 आंसर। 36। नेक्स्ट का कौन बताएगा? Mn2CO होल 10। Mn2CO होल 10 निकाला किसी ने? चलो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, ये 36। CrCO6 बताओ। ये वेदांत किसका बोला तूने? सर Mn2CO10 वाला। CO10 कैसे किया वेदांत? सर इसमें डाइमराइज करेगा तो एक Mn और Mn के बीच का बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, एक बार फिर देख लेंगे। ये है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। इस केस में स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, या तो तुम स्ट्रक्चर बना दो डायरेक्ट ऐसे Mn फिर CO अटैच कर दो उसके साथ, C इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CO दे रहा है इलेक्ट्रॉन, CO दे रहा है इलेक्ट्रॉन, CO यहां से दे रहा है, CO यहां से। एक तरीका तो ये है स्ट्रक्चर बनाने का। ये C इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे चार्ज तो 0 ही आना है, 2x + 10 × 0 = 0, x आएगा यहाँ पे 0। तो अब हमें Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 मिल जाएंगे 5 लिगेंड से, 1 2 3 4 5, और इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे ये 36 हो जाएगा। 36 आ जाएगा इसका। क्लियर है? 36 आ जाएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट अब CrCO होल 6 होल CrCO, ये x की वैल्यू 6 आ गई सबकी, 24 + 6 × 2 तभी 36 बनेगा ना। नहीं समझ आ रहा है तो 24 + x × 2 करेंगे, दिस इज इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस 36 होती है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। हाँ VCOX माइनस, इसमें क्या होगा? VCOX माइनस, V माइनस मतलब ये 24 हो गया, V माइनस मतलब 24 प्लस x इंटू दोबारा 2 करेंगे, अगेन दिस इज इक्वल टू 36, तो अगेन x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो VCO6 आएगा, CO6 आएगा, नियरेस्ट नोबल गैस के क्लोज पहुंचाना है। FeCOX, x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? हम FeCOX बोलो तो क्या वैल्यू आएगी? हाँ नित्या ने निकाला आंसर 5, बिल्कुल सही है। 26 तो है ही है, हाँ 26 तो है ही है, प्लस x इंटू 2 इज इक्वल टू 36, तो x आ जाएगा यहां से 5। FeC5H5 होल ट्वाइस, इसमें क्या आएगा? FeC5H5 होल ट्वाइस,
36 ही है। हाँ हाँ, ये आएगा Fe पे चार्ज आएगा 2+। कैसे आया ये बता सकता कोई? Fe पे 2+ चार्ज आ गया। ये इंपॉर्टेंट केसेस है। बोलो कैसे आएगा ये? C5H5 पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ नहीं नहीं, ये प्रथम ये बताना है कि क्या कहते हैं Fe पे जो Fe का बताया ना EAN 36 आ रहा है, वो बताना है। सर वो एक नेगेटिव होता है, 2 बॉन्ड होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 × 12 12 और 12 + 24 36। बिल्कुल सही है। देखो उधर मैं को बता रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। इससे पहले एक जो इसके नीचे है ना डाइबेंजीन क्रोमियम, वो देख लेते हैं। डाइबेंजीन क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम ये है, बेंजीन बेंजीन क्रोमियम क्रोमियम, इस तरीके से ये क्रोमियम लगाए दोनों से। तो देखो इसमें एक्चुअल में बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब लिंक्ड होते हैं इसके साथ। 3 पाई बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक लिगेंड एक तरह से काम कर रहा है किसका? ट्राइडेंटेड लिगेंड का, जो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसको। इसके पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्रोमियम के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में। और ये ऋषि समझ आ गया हैप्टिसिटी यहाँ पे 6 कैसे है? इसको एक्चुअली पूरा प्रॉपर लिखने का तरीका ये है, Cr eta 6 C6H6 होल ट्वाइस, ये है इसको प्रॉपर लिखने का तरीका। और ईटा जो है हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम। ऋषि यस सर। अभी क्लियर हो गया कि हैप्टिसिटी यहाँ पे थोड़ा बहुत? सर और एक एग्जांपल दे दोगे प्लीज? हाँ, एक और एग्जांपल ये नीचे दी हुई है, ये डाइबेंजीन क्रोमियम है। बेंजीन के अंदर क्रोमियम के वेपर्स पास करते हैं तो मिलता है डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम C6H6 होल ट्वाइस। अच्छा, अब फेरोसीन, नेक्स्ट जो है फेरोसीन, ये भी देख लेंगे एक बार। जैसे ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 पाई बॉन्ड, 1 नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस होगी इसके अंदर, वो सब तुम बना लोगे, ये बन जाएगा इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। नेगेटिव चार्ज अंदर, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, ये आयरन से लिंक्ड है। तो इसको भी लिखने का तरीका क्या है? इसको भी लिखने, मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूं। इसको लिखने का तरीका ये, Fe eta 5 ऊपर आएगा, C5H5 होल ट्वाइस। ये है फेरोसीन, ये फेरोसीन है। और प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। FeCl2 लेते हैं फेरस क्लोराइड, और इसमें डालते हैं C5H5 MgBr है, नॉट C6H5। इससे मिलता है C5H5 MgBr डालेंगे FeCl2 के अंदर, FeCl2 + C5H5 MgBr, ये देगा Fe eta 5 C5H5 होल ट्वाइस। इसमें भी आयरन को 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं एक लिगेंड से। क्लियर हुआ कि नहीं है ऋषि? यस सर, समझ आ गया सर। तो अगर ये वाला लिगेंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता ना, एक ही पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता, तो वो तब उस केस में हैप्टिसिटी 2 लिखते। तब उस केस में हैप्टिसिटी क्या होती है? 2। 4 देता तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास। 4 देता तो 4, और अगर 6 देगा तो 6। समझा कि नहीं? यस सर, समझ आ गया सर। जितने एटम्स लिंक्ड है, सॉरी जितने एटम्स लिंक्ड है, एटम की बात कर रहे हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। अभी हमारे वाले केस में ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और हैप्टिसिटी का मतलब है एटम कितने अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, सही ना? तो ये हैप्टिसिटी है यहाँ पे। हैप्टिसिटी और डेंटिसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटम्स अटैच्ड हैं वो हैप्टिसिटी है, इलेक्ट्रॉन जितने दे रहा है वो डेंटिसिटी। एक लिगेंड, एक डोनर है, डेंटिसिटी 1, 2 डोनर, डेंटिसिटी 2, ऐसे ही 3 डोनर, तो डेंटिसिटी 3 हो जाएगी। ये समझ आ गया यहाँ पे? ये फेरोसीन है, और फेरोसीन और डाइबेंजीन क्रोमियम, जो डाइबेंजीन क्रोमियम है, इनको हम आगे आएगा वैसे तुम्हारे पास ये, इनको हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, तुम्हें दिख रहा होगा।
सेंट्रल एटम इज एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द टू रिंग्स। इनको, इन दोनों को हम सैंडविच कंपाउंड्स भी कहते हैं, सैंडविच कंपाउंड्स। इनको हम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी कहते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी कहते हैं इनको, है ना, इनको हम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी कहते हैं। इनको हम मेटलोसीन्स भी कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, इनको हम मेटलोसीन्स भी कहते हैं। complexes having कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स, ऐसे complexes जिसमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स, ऐसे complexes जिनमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स है, उनको हम मेटलोसीन्स भी कहते हैं। मेटलोसीन्स, सैंडविच कंपाउंड्स, ये सब इसी के नाम है। तो ये दो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, इनको पाई कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ओके समय। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। EAN मैंने तुम्हें निकालना बता दिया, तरीका बता दिया कि क्या है इसके अंदर। हेप्टिसिटी और डेंसिटी भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे स्टडी किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें IUPAC नेमिंग सिखाता हूँ। रूल्स लिखेंगे सिर्फ। वैसे सबने पढ़ लिया क्या IUPAC नेम्स? वैसे सबने पढ़ लिया कि नहीं? चलो एक बार नोट कर लेंगे रूल। पहला रूल, कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे K4 FeCN6, जैसे CONH3 होल 6 Cl3, पहले हमेशा कैटायन आएगा फिर एनायन आएगा। फर्स्ट कैटायन देन एनायन, फर्स्ट कैटायन देन एनायन, ये याद रखना हमेशा। पहले कैटायन आता है हमेशा, फिर एनायन। कैटायन कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन दे करके, ऐसे याद रखते हैं। तुम्हें पता भी होगा ये, जैसे MgCl2 है तो पहले कैटायन है, KCl है पहले कैटायन है, हमेशा कैटायन आता है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो दे रहा है वो पहले आता है हमेशा, लेने वाला हमेशा बाद में आता है। तो ऐसे भी याद रखते हैं इसको, MgCl2 KCl, इस तरह से। और ध्यान रखेंगे हमेशा, इनमें कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जो MgCl2 है, तुम इसको मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते, एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं ना, AlCl3 को, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं बोलते। इसलिए डाई ट्राई टेट्रा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसके लिए नहीं लगेगा, इसको सिर्फ क्लोराइड बोलेंगे, इसको सिर्फ पोटेशियम बोलेंगे। नो डाई ट्राई आफ्टर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बिफोर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, गैप जो है सिर्फ कैटायन और एनायन को लिखते समय रहेगा, गैप बिटवीन कैटायन एंड एनायन ओनली। कैटायन एनायन के बीच में, जैसे पोटेशियम लिख दिया ना, उसके बाद गैप देना, पोटेशियम लिख दिया उसके बाद गैप देना, उसके बाद कहीं और कहीं गैप नहीं देना। हेक्सा, साइनो, फेरेड, ये सब एक साथ लिखेंगे, समझिए। उसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले लगा है या बाद में लगा है, उसके आगे कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगेगी, ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट बता दिया मैंने। फोर्थ पॉइंट, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ध्यान रखना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए कई लिगेंड्स के साथ हम डाई की जगह बेस यूज करेंगे, ट्राई की जगह ट्रेस यूज करेंगे, टेट्रा की जगह टेट्रा केस यूज करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक के अंदर होता है। ऐसे ही पेंटाकेस हेक्साकेस चलेगा, इस तरह से कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कैसे कंफ्यूजन? जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, ये कब किसके लिए आता है वो भी नोट कर लेंगे। एक तो जैसे लिगेंड्स आ जाए, जिस लिगेंड के अंदर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी आ रहा है, जैसे EN क्या होता है? इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, डाई आ गया ना इसके अंदर। तो इसलिए अगर मान लो EN होल ट्वाइस है, तो मैं लिखूंगा बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, कि EN 2 है, ध्यान रखना, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। एक तो ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। ऐसे जिस लिगेंड के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा बाई इस तरह से आ रहा है, तो उसमें हम बेस यूज करेंगे डाई की जगह। दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सो एनायन है, जैसे ऑक्सिलेटो, ये ऑक्सो एनायन है ना, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इसके अंदर है, और क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इसके अंदर है और नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सो एनायन बोलेंगे। तो अगर ये दो आ जाते हैं, जैसे OX होल ट्वाइस, तो बोलेंगे बेस ऑक्सिलेटो। हालांकि हमें ट्राई ऑक्सिलेटो, टेट्रा ऑक्सिलेटो यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या होगा, बेस ऑक्सिलेटो, जो ऑक्सो एनायन है, जैसे सल्फेट। अगर ये एज ए लिगेंड आ जाता है तो बेस, क्योंकि ये भी ऑक्सो एनायन है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसे बोलेंगे हम बेस सल्फेटो, बेस सल्फेटो।
ये याद रखना है। या फिर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए, या ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए जैसे पीवाई, पायरिडीन। पायरिडीन में अगर मैं इसकी PY2 आ गया मान लो, तो मैं इसको डाई पायरिडीन अगर बोलता हूँ, डाई पायरिडीन, तो इट विल बी कंफ्यूज विद, ये कंफ्यूज हो जाएगा DIPY के साथ, इसके साथ कंफ्यूजन में हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे, अगर ये PY2 आ रहे हैं तो बोलेंगे बिस पायरिडीन, बिस पायरिडीन, ये याद रखना। जैसे एग्जांपल CH3NH2 है, CH3NH2 दो आ गए, CH3NH2 दो आ गए, तो तुम अगर इसको बोलते हो डाई मिथाइलमीन, डाई मिथाइलमीन, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा इसके साथ, CH3 के साथ, ये भी तो डाई मिथाइलमीन है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, बिस मिथाइलमीन। अगर ये दो आ जाते हैं, अगर ये दो आ जाते हैं तो बिस मिथाइलमीन बोले। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, अभी तो बताया मैंने, इंपॉर्टेंट चीजें सारी है, कब डाई यूज करना है, कब बिस यूज करना है। जैसे डाई सल्फेटो मैं बोलता हूँ, डाई सल्फेटो, डाई सल्फेटो भी ना इसको भी कहते हैं H2O7 नेगेटिव, H2O7 नेगेटिव, इसलिए मैंने बोला इसके आगे भी बिस सल्फेटो लगेगा, बिस सल्फेटो ज्यादा करेक्ट है, बिस सल्फेटो, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा दूसरे लिगेंड के साथ। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए, ऑक्सो एनायन आ जाए, या ऐसा लिगेंड जिसके अंदर डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाई की जगह बेस, ट्राई की जगह ट्रेस, ये सब यूज करेंगे। तो ये रूल है। नेक्स्ट, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी मैंने डिटेल भी दी होगी, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, पहले क्वेश्चन आते ही ना नेमिंग वाला, पहले चेक करना कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। एनायनिक देखते ही जो भी सेंट्रल एटम है उसके आगे, जैसे K4 एफिशिएंसी दे दिया, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखते ही सेंट्रल एटम के आगे 8 लगा देना। तो आयरन है तो बोलोगे फेरेट, लैटिन नेम है उसके आगे 8 लगा देना। सिल्वर है तो बोलोगे अर्जेंटेट, ये पढ़ा हुआ सबने कि नहीं ऋषि? गोल्ड है तो ऑरेट, लेड है तो प्लम्बेट, क्रोमियम है क्रोमेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, कोबाल्ट है कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और इसके अलावा बहुत सारे बन जाएंगे, क्रोमियम, कोबाल्ट, और आ जाएगा हमारा मरकुरी आ गया, मरकुरी है तो मरकुरेट, मरकुरी आ गया तो क्या बोलेंगे, मरकुरेट, और पैलेडियम है तो पैलेडेट, पैलेडेट, पैलेडियम आ गया तो पैलेडेट, प्लेटिनम आ गया तो प्लेटिनेट, प्लेटिनम आ गया तो प्लेटिनेट, इस तरीके से। तो ये याद रखना, पहले क्वेश्चन आते ही चेक करना कि कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। एनायनिक देखते ही 8 वाला याद रखना, ये मैक्सिमम गलती हो जाती है पेपर के अंदर। क्वेश्चन जो भी आता है पहले तुम चेक करना एनायनिक है, कैटायनिक है, न्यूट्रल है, और उसको देखते ही 8 लगाना जरूर, 8 जरूर लगाना है, तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स अगर आ जाते हैं, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स मतलब जो डाई न्यूक्लियर भी होते हैं, ट्राई न्यूक्लियर भी होते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, यानी एक लिगेंड जो है दो एटम को, दो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो म्यू यूज करना या म्यू2। अगर एक लिगेंड 3 जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एम 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 3 जगह दे रहा है तो म्यू3, 4 जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो म्यू4, तो म्यू4 यूज करना, ये टेट्रा न्यूक्लियर हो जाएगा, टेट्रा न्यूक्लियर, 4 न्यूक्लियस है इसके, टेट्रा न्यूक्लियर हो जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं है? तो इन्हीं रूल्स को फॉलो, और भी रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि यही रूल्स हैं, और भी रूल्स हैं। अच्छा, मैंने जो वो तुम्हें सिखाया ना अभी कि Mn2CO10, एक बार इसको नोट कर लेंगे, Mn2CO10 है ना, इसमें एक्चुअल में तुम इस साइड सिमेट्रिकल रखना, मैं ना इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, Mn लिखा, ये CO, ये CO लगा दिए सारे, मैंने पहले 5 लगाए थे ना, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 4 लगा दूं यहाँ पे, और एक CO ऐसे लगा दूं मैं, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ब्रिजिंग की फॉर्म में, एक ऐसे लगा, तो ये भी करेक्ट है। तो इससे भी En निकालोगे वो भी सेम आएगा। इसमें Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो कितने हो गए, 25 + 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो +3, इससे भी 36 आएगा आंसर, इससे भी आंसर क्या आएगा 36। किसी को डाउट, कोई डाउट है इसमें? तो इससे भी आंसर सेम आएगा। तो अभी यहां तक रूल्स कर लेना,
ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस तक कल मैं नेमिंग करवाऊंगा, तुम्हें नेमिंग करने को दूंगा, प्रैक्टिस करके रखना जरूर खुद ढंग से, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन निकाल सको, तो ध्यान पढ़ लेना जरूर।